हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। हमने चालू किया है इंडियन पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसे समझने की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह समझने की प्रयास कर रहे हैं हम। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारी ये लगभग मेरे ख्याल से 5वीं वीडियो है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में बता देता हूँ, मैं पहली वीडियो में मैंने आपको संविधान के बारे में समझाया। संविधान क्या होता है? संविधान जो होता है वो किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है जिसके अंतर्गत अन्य सभी विधियां बनाई जाती हैं। वही सरकार के उत्तरदायित्व को, उनकी जिम्मेदारी को निर्धारित करता है। फिर उसके बाद में हमने किन तत्वों पर आधारित होता है संविधान वो बताया आपको। फिर हमने आपको बताया EIC जो संवैधानिक विकास है, पहला चैप्टर जब हमने पूरा किया। दूसरा जो चैप्टर है संवैधानिक विकास का इतिहास क्रम जो होता है, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले हमने 1600 का राजलेख पढ़ा और 1600 राजलेख के बाद में हमने पिछली वीडियो में जाना, कल की वीडियो में जाना कि क्या प्रोसेस थी कि ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कैसे अपनी सत्ता हथिया बैठी, धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा कर बैठी, जो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी शुरुआती समय में, ठीक है। तो आज उससे आगे चलते हैं हम। तो उसके बाद में था 1726 का राजलेख। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था वैसे। तो 1726 के राजलेख में सबसे पहले क्या खास बात थी? देखो, मैंने आपको बताया था कि 1600 के लास्ट तक जब चार्ल्स का विवाह कैथरीन के साथ हो गया था और उन्हें EIC को मुंबई शहर भी मिल गया था भैया 10 पौंड वार्षिक के किराए पर। तो वहाँ पर उन्होंने कई जगह पर ऐसी जगह थी जहाँ पर ये डेवलप हो चुके थे अंग्रेज, इन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। उन्हें कहा गया प्रेसिडेंसियाँ। क्या गया? प्रेसिडेंसियाँ। इनमें 3 मुख्य प्रेसिडेंसियाँ थी। कौन कौन सी आपके लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कलकत्ता एक आपका पहली प्रेसिडेंसी, दूसरी मुंबई, तीसरी मद्रास। इन 3 जगह पर डेवलप बस्तियाँ थी अंग्रेजों की, ठीक है, ब्रिटिशों की। तो यहाँ पर जो कानून बन के आते थे पहले वो आते थे BOD के द्वारा बन के आते थे कानून। लेकिन क्योंकि सबकी भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है इनकी, तो इसलिए इन्होंने गुजारिश की कि हम अपने कानून खुद बनाएं। देखिए, ये भारत के इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, मगर समझिए बस यहाँ पे विधि बनाने का अधिकार मिल गया यहाँ के मेयरों को, और मेयर कोर्ट की स्थापना हो गई जिसमें एक मेयर होता था और 9 जो थे उसके एल्डरमैन होते थे। वो 9 एल्डरमैन एक समझ लीजिए उसकी काउंसिल पर इस सलाह देने के रूप में काम करते थे यहाँ पर आपको, ठीक है। तो 1726 के में कुछ खास नहीं है, बस इसके द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को, राज्यपाल मतलब मेयर्स को, उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति मिल गई। और यह शक्ति जो थी पहले किसके पास थी भैया? इंग्लैंड स्थित BOD के पास थी, ठीक है। अब BOD के पास थी पहले शक्ति। अब इन्होंने शक्ति तो दे दी, मगर 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि इनकी यह अंग्रेजों के विरुद्ध ना हो, नीतियों के विरुद्ध ना हो, कंपनी की नीतियों के विरुद्ध ना हो, विरोध ना करे उनका। दूसरा, पंजीकृत कराना होगा, पंजीकृत कराना होगा। तो ये 2 कंडीशन थी इसका कि जो भी विधि बनाएंगी वो कंपनी की नीति के विरुद्ध ना हो। दूसरा, उसे क्या करना पड़ेगा? इन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ? BOD के पास। ये थी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं बता पड़ा। आप चलते हैं अगले पर। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं अगले पर चलते हैं। अब आप थोड़ा सा नोट करते जाइएगा अलग से पॉइंट, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ, जो इसमें नहीं लिखे हुए कई पॉइंट मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दूंगा आपको। इसमें सगले मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, सगले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो आप चलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, सबसे पहले बात समझिए, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है किस चीज़ पर नियंत्रण पाना। जैसे गैस स्टोव में रेगुलेटर होता है, गैस पे नियंत्रण कर लेते हैं उससे, रेगुलेटर से कम या ज़्यादा मात्रा कर लेते हैं उसकी हम। पंखे का भी रेगुलेटर होता है, ठीक है जी। तो रेगुलेटर होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण पाना। तो इसका जो नाम पड़ा है, इससे पहले ये समझिए ये आया कैसे एक्ट। इस समय तक कंपनी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्जा कर चुकी थी, और कंपनी को बेहिसाब मुनाफा होने के कारण कंपनी के पास पैसा इतना इकट्ठा हुआ। जो कंपनी के मेन अधिकारी थे, BOD के जो अध्यक्ष थे मेन, उन्होंने ब्रिटेन में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, संपत्ति का खरीदार किया। और जब ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि टैक्स दीजिए, आप जो बाहर व्यापार करें उसका हिसाब किताब दीजिए, तो उन्होंने बता दिया कि कंपनी घाटे में चल रही है। मतलब कि उन्होंने कह दिया कंपनी घाटे में चल रही है। और उल्टा ब्रिटेन में जो इंग्लैंड में जो बैंक थे उनके पास अप्लाई किया लोन के लिए कि हमें लोन चाहिए। अब लोन की बड़ी मात्रा थी, बड़ी राशि थी, बहुत बड़ी राशि इनके द्वारा मांगी गई। तो ब्रिटेन के जो बैंक थे, इंग्लैंड के जो बैंक थे, मतलब कि
इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड के बैंकों ने ये राशि ने ना देकर सीधा सोचा, इस पर सोच विचार किया और इस बात को वहाँ की क्राउन के सामने रखा। भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में बैंक दे देते हैं, जबकि वहाँ पर उन्होंने क्राउन के सामने रखा। अब क्राउन ने देखा, लॉर्ड नार्थन उस समय पे थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो जब ऐसे देखा गया कि भाई जैसे से ये कंपनी है और बाहर जाके व्यापार कर रही है, इसे घाटा हो रहा है, ये लोन की मांग कर रही है हमसे, तो देखा भाई उन्होंने कि ये तो कमाल की बात है कि लोन मांग कर रही है। तो लॉर्ड नार्थन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इतनी बड़ी रकम बैंकों से लोन दिलाने की बजाय पहले उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई, सीक्रेट कमेटी, और उसे छानबीन करने को कहा। तो सीक्रेट कमेटी के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, आप तो सर ये तो कंपनी लोन मांग रही है, मगर सर इसके जो अध्यक्ष हैं मैन बीओडी के, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है अभी इंग्लैंड में बहुत सारे। तो ये बात कहीं तक कंपनी को हजम नहीं हुई कि एक तरफ तो कंपनी घाटे में चल रही है, उसी दूसरी तरफ उसका अध्यक्ष ब्रिटेन में संपत्ति का अर्जन कर रहा है, संपत्ति खरीद रहा है, ठीक है, दबा के। तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो गुप्त समिति ने उन्हें बताया सर ये जो कंपनी वहाँ गई थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो पहले मिल चुके थे, दीवानी अधिकार भी लिए बैठी है, और उसका काम केवल व्यापारिक ना रहकर एज अ सिक्योरिटी भी हो चुका है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है, और ये प्रशासनिक कार्य को भी देखते हैं काफ़ी हद तक, अपनी कंपनी के भी और अन्य भी। तो जब वहाँ की उसने देखा तो कहा कि कैसे, अब क्या करना चाहिए। तो गुप्त समिति ने कहा कि आप इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कीजिए। यदि आपने कंपनी पर नियंत्रण पा लिया तो जितना भी क्षेत्र जिस पर कंपनी का कब्जा है उस पर आपका कब्जा हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्षेत्र ब्रिटेन के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका गठन किसके तहत हुआ? लॉर्ड नार्थन ने किया था, गुप्त समिति की सिफारिश पर किया था इसका गठन। तो ब्रिटेन लॉर्ड नार्थन ने दी मंजूरी लोन को। वे कहा मगर शर्त यह है कि जब तक आप हमारा लोन नहीं चुका देते, जब तक हमारे कुछ नियम कायदे कानून है वो आपको समय समय पर फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो व्यक्ति जो उसे लोन की मंजूरी देनी पड़ी, नहीं देता तो फिर उससे फिर छानबीन होती, कितने की संपत्ति क्यों खरीदी तुमने, कैसे खरीदी, बहुत सारी चीज़ों की। तो उन्होंने परमिशन दे दी। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, परमिशन मिलने के बाद में इन्हें लोन की, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट भेजा इन्होंने। 1726 के बाद की घटना है जस्ट ये। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अभी देखिए बीओडी बना रहा है अभी एक्ट, अभी नियंत्रक मंडल नहीं आया अभी तक, बस बीओडी ने एक्ट बनाया। क्या एक्ट बनाया कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बंगाल के गवर्नर को, जो कंपनी वहाँ शुरू में चली थी वो 217 भागीदार थे उसमें, और कौन उसके अध्यक्ष थे? लॉर्ड मेयर। तो पहले गवर्नर, लॉर्ड मेयर। अब यहाँ पे एक नया पद बन जाता है गवर्नर जनरल। गवर्नर की जगह पर पद बन गया हमारा गवर्नर जनरल। पहले जो गवर्नर थे हमारे, वो कौन थे? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में था, तो लॉर्ड मेयर को भी ऐसे कहा जा सकता है। अब पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे आपके। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और क्योंकि गवर्नर जनरल अकेला तो शासन संभाल नहीं सकता अपना भैया, अकेला कंपनी काम नहीं संभाल सकता, तो इसके लिए इसके 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई। 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, इसे कहा गया गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। टोटल कितने होते थे? 5। एक गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, और 4 उसके अन्य सहायक सदस्य थे, जिनके नाम ये हैं फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वारवेल। ये उसके 4 अन्य सदस्य थे। किसके? गवर्नर जनरल के 4 सहायक सदस्य थे इसके, ठीक है जी। उसके बाद इस अधिनियम के अधीन 1774 में, देखिए एक्ट का हमारा 1773 में, 1773 के अधीन ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया एक। और ये बनाया कहाँ था? उससे पहले आपने देखा कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। आप देखिए 1 साल में तो बिल्डिंग बन नहीं जाएगी कहीं भी तकड़ी, इतनी तकड़ी कि न्यायालय बन जाए कोई। तो उस फोर्ट विलियम में ही कुछ जगह, देखिए नेट पे निकाल के देखना, फोर्ट विलियम बहुत बड़ा है, कुछ भाग न्यायिक कार्य के लिए भी हो दिया गया, मतलब कि खोल दिया गया। वहाँ पे ये कुछ सुप्रीम कोर्ट भी बन गया आपका, उच्चतम न्यायालय। और यह अभिलेख का न्यायालय था। अभिलेख का मतलब इसके जो फैसला था उसको सभी का आदर रखना पड़ता था। यदि आप इसके विरुद्ध कुछ करना चाहते हो तो अपील कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में होती थी। कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल।
अब ये प्रीवी काउंसिल कहाँ है? ये प्रीवी काउंसिल मतलब कि ब्रिटेन की संसद में एक समिति थी प्रीवी काउंसिल, वे ही फैसला करते थे कि ये इसका फैसला सही है या फिर नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सभी को भैया जी? चलिए फिर उसके बाद में जो न्यायालय बना था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 अन्य को जज बनाया गया, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, रॉबर्ट हाइड। ठीक है, सर एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, तो ये थे इस कंपनी के अंदर। ये मुख्य बातें हुई आपकी। ठीक है, मैन बातें बता रहे हैं, बाकी फालतू की बातें नहीं देखेंगे इसमें ज़्यादा हम। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हुआ। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारियों को, अच्छा ये कंपनी कर्मचारी कैसे, मतलब समझिए, जब कंपनी यहाँ पर आ गई तो कंपनी के कर्मचारियों ने अपने छोटे छोटे व्यापार अलग भी शुरू कर दिए, उसमें बिना लाइसेंस लिए। तो उन्होंने कहा गया आप यदि कोई भी छोटा बड़ा काम करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। उससे पहले समझिए जो नियंत्रण है, अभी इंग्लैंड में स्थित दो संस्थाएं हैं जो इस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं कंपनी पर, EIC पर। पहला है आपका निदेशक मंडल, जिसमें कितने सदस्य? 24 सदस्य है। दूसरा स्वतंत्रधारी मंडल, ये कंपनी के वे हैं जिन्होंने उनमें शेयर खरीदे हुए हैं, बॉन्ड खरीदे हुए हैं। पहले 500 द्वारा 1000 अंशधारक, 1000 शेयर होल्डर वाले। इनका चुनाव देखिए, जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उनका चुनाव इनके द्वारा किया था, सप्तधारी मंडल के द्वारा। पहले 500 वाले करते थे, बाद में जिनके पास 1000 शेयर थे कंपनी के वो उनका चुनाव करने लगे। तो कंपनी पर 2 लोगों का शासन है अभी भी, एक निदेशक मंडल, 2 संस्थाएं ऊपर है, एक स्वतंत्रधारी मंडल। स्वतंत्रधारी मंडल कंपनी का मालिक है। ये इसके लिए कि कंपनी के लिए क्या क्या नीतियां होंगी, ये निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव करते थे। इसमें से 1/4 सदस्य हर साल क्या होते थे भैया? सेवानिवृत्त होते रहते थे। ठीक है जी, समझे आप इस बात को? तो 2 कंपनी के ऊपर राज, इस चीज को लिख लेगा कि कंपनी के ऊपर 2 संस्थाएं मौजूद थी, निदेशक मंडल और स्वतंत्रधारी मंडल। निदेशक मंडल में 24 सदस्य होते थे और इसके सदस्यों का चुनाव स्वतंत्रधारी मंडल के 1000 अंशधारकों वाले सदस्यों द्वारा किया जाता था, अंशधारकों वाले। ठीक है जी, नोट कर लिया? अगला देखिए जरा, अगला दिया है हमारा, तो ये मुख्य न्यायाधीश बन गए कर्मचारी को बिना लाइसेंस के। अब आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है संशोधनात्मक अधिनियम, या इसे कहा जाता है बंगाल के लिए जुडिकेचर एक्ट। अब ये क्या इनके नाम है, देखो आप बता लेते हैं, हम आपको बता देते हैं, आप समझिए। पहली बात देखिए, पहली बार कोशिश की गई कंपनी को नियंत्रण में लाने की, कब? 1773 में प्रथम बार कोशिश की गई थी कंपनी को नियंत्रण में लाने की। इस चीज को लिख लेना नोट करके आप चाहे तो। प्रथम बार कंपनी के शासन को नियंत्रित करने की कोशिश 1773 में की गई, इसलिए इसका नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट भी है। मगर वहां पर कुछ बहुत सारी कमियां निकल गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल के लिए जुडिकेचर एक्ट की भी संज्ञा दी जाती है। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर हुआ कि ब्रिटिश संसद के परवर समिति, जो परवर समिति है इसी को कहते हैं प्रीवी काउंसिल। ये जो प्रीवी काउंसिल है भैया, यही परवर समिति है कि अध्यक्ष एडमंड वर्क के सुझाव पर लाया गया। कौन? अध्यक्ष एडमंड वर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो इसे पूछ सकता है कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसे किसके सुझाव पर लाया गया था? तो एडमंड वर्क के सुझाव पर इसे लाया गया था। और कलकत्ता, इसमें जो मुख्य बात थी आपकी वो सबसे बड़ी ये थी कि देखिए अब कहाँ को मिला? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के को मिला था। मगर यहाँ पर आकर जो विधि अधिकार थे बंगाल, बिहार व उड़ीसा जहाँ के दीवानी थे वहाँ के लिए भी अधिकार बनाने को दे दिया गया। किसकी सरकार को? कलकत्ता की ही सरकार अब इनके लिए कानून बनाएगी। तो अब जो है कंपनी 2 चीजों के अंतर्गत कानून बना सकती है। पहला, एक तो 1726 का राजलेख, 1726 के राजलेख के अंदर बना सकती है। किस लिए? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, जो संसद है इन चीजों के लिए भी निर्धारित कर सकते हैं ब्रिटिश संसद। 1726 के राजलेख के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के लिए कानून बना सकती है वहां के लिए वो। दूसरा, और यहाँ पे 1781 का एक्ट कहाँ कहाँ के लिए? बंगाल, बिहार व उड़ीसा। तो कितने राज्यों के लिए हो गया? 6 राज्यों के लिए। तो यहाँ पर
अब दो स्रोत प्राप्त हो गए कानून बनाने के लिए कंपनी को। पहला स्रोत है 1726 का राजनीति, दूसरा 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो इसीलिए देखिए बंगाल का जुडिकेचर एक्ट समझ गए कि बंगाल के लिए कानून बनने लग गए। संशोधनात्मक अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि संशोधन ही किया गया था किसमें, 1773 के में, ठीक है। 1773 में कमियां जो रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इसे कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम। और क्योंकि बंगाल के लिए इसमें कानून बनाने की प्रावधान किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है जुडिकेचर एक्ट, समझे। अब देखिए गवर्नर जनरल, तीसरी मुख्य बात, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, जो उच्चतम न्यायालय था, अब उसके पास गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा नियम, उसे पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था, उससे रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं था, वो सीधा बस बना हुआ मान जाएगा उसकी परिषद को। तो इसलिए उससे क्या हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है जी। और सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। जो पहले राजस्व संबंधी चीजें थी वो सर्वोच्च न्यायालय ही देखता था, तो उसे समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर एक और पॉइंट लेना, समाप्त कर दिया गया और राजस्व मंडलों की स्थापना की गई, अलग से राजस्व मंडल बनाए गए, ठीक है। तो पूछ रहे थे राजस्व मंडलों की स्थापना कब हुई, 1781 के एक्ट के तहत हुई थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, समझे यहाँ तक। फिर उसके बाद में एक और नोट पॉइंट लिखना कि भारत के धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध कोई भी एक्ट लाने से मना, कोई भी कानून बनाने से मना कर दिया गया। यहाँ पे साफ साफ निर्देश आए थे कि कोई भी ऐसा कानून कंपनी ना बनाए जो भारतीय लोगों की धार्मिक आस्था हो या उनके रीति रिवाजों के विरुद्ध है या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। समझ में आ भी इतना सभी को। अब चलते हैं हम पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। देखिए 1781 के बाद में बड़ी दो, पहले एक सुनिए दो बातें, बड़ी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आपकी पीट्स इंडिया एक्ट में। देखिए ये सर पहली बात तो जिसके नाम पर है पीट्स इंडिया एक्ट, इनका नाम है पूरा विलियम पीट्स, सर विलियम पीट्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऐसे समझिए कि 1783 में शुरुआती समय में दो अधिनियम आए ब्रिटेन के संसद में। एक था डंडाज अधिनियम, इसे लाई थी लॉर्ड नार्थन की सरकार, ठीक है, क्योंकि पारित नहीं हो पाया डंडाज अधिनियम। फिर उसके बाद में नवंबर में ही यहीं पे नवंबर में आया आपका भैया जी यहाँ पर फोक्स का भारतीय विधेयक। पहले डंडाज अधिनियम आया, दूसरा फोक्स का भारतीय विधेयक आया। क्योंकि जो सरकार थी लॉर्ड नार्थन की वो पूर्ण बहुमत से नहीं थी, वो गठबंधन वाली सरकार थी। उसके अंतर्गत एक तो लॉर्ड नार्थन और दूसरा फोक्स, दूसरी पार्टी के मतलब कि विपक्षी पार्टी समझ लीजिए, इन्होंने दोनों मिलकर पार्टी बनाई थी गठबंधन वाली सरकार फोक्स की। तो इन्हें फोक्स भी पारित नहीं करवा पाए। इस कारण इस बहस पर ऐसा हुआ कि लॉर्ड जो नार्थन थे उन्हें अपना, इनकी गठबंधन वाली सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण और पहली घटना है तथा अंतिम घटना है जो किसी भारतीय मुद्दों पर ब्रिटेन के अंदर किसी सरकार का पतन हुआ हो, ठीक है। तो फिर ये बात तो लिखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री में लिख लेंगे इसकी। लिखेंगे इस 1781 के बाद में लिख लेंगे थोड़ा सा। 1783 में वर्ष के शुरू में डंडाज अधिनियम लाया गया, किंतु यह पारित ना हो सका, ठीक है। इसे लाने वाले थे लॉर्ड नार्थन की सरकार, ठीक है जी, वो उनके। दूसरा, उसी वर्ष नवंबर में फोक्स का भारतीय विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, किंतु यह भी पारित ना हो सका। इसके कारण लॉर्ड नार्थन और फोक्स के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और
इनकी गठबंधन वाली सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है, त्यागपत्र देना पड़ा, त्यागपत्र दे दिया वहां पर। फिर उसके बाद हमारा है विलियम पिट्स। उसके बाद सर विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। सर विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और इसके फलस्वरूप 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब जो इसका टाइटल था वो इसका टाइटल था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, मतलब कि ये उस क्षेत्र के लिए था स्पेशली। इसका टाइटल था कि भारत में जितना भी क्षेत्र जिस पे ब्रिटिश का कब्जा है उसके लिए अधिनियम आपका बना था मुख्य रूप से। आप देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या मुख्य बात थी। सबसे पहली बात थी कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। जो कंपनी के राजनीतिक काम थे और क्रियाकलाप काम थे। अब जो व्यापारिक हैं, देखिए व्यापारिक जो काम है वो व्यापार से जुड़े हुए हैं। जो राजनीतिक वो प्रशासनिक। देखिए राजनीति जो काम है उसमें कौन से काम आ रहे हैं, राजनीति के आगे ब्रैकेट में लिखना, प्रशासनिक काम, राजस्व काम, सेना संबंधी काम, ये सभी काम इसके अंदर आते हैं। राजनीति के अंदर प्रशासनिक विधि निर्माण वाले इसके अंदर अलग अलग कर दिया गया। और अलग अलग करने के बाद एक और संस्था बनाई गई, BOC, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों के लिए, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग संस्था का निर्माण किया गया जिसे कहा गया नियंत्रक मंडल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब नीचे अगले पॉइंट से लिखिए, BOC में 6 सदस्य होते थे। BOC में 6 सदस्य होते थे। अब 6 सदस्य आपके ये होते थे। 6 सदस्यों में इनमें कुछ वहाँ के भी होते थे, एक चांसलर भी होता था, कुछ ये था, ठीक। इसमें मगर इतनी ज़्यादा पूछेगा नहीं। बस BOC में कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। ये कानून बनाएगी। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो थी वो कितने की, 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संख्या 4 से कितनी कर दी गई थी आपके भैया, 3 कर दी गई थी। यहाँ पर ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि 4 से 3 कर दी गई थी। और लिखेंगे अगला, भारत में नियुक्त, अगला पॉइंट, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, इंग्लैंड में कोर्ट ही बना। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे उसके बाद में, युद्ध या संधि से पहले, युद्ध से पहले या संधि से पहले, युद्ध या संधि से पहले कंपनी के डायरेक्टरों की, जो कंपनी के निर्देशक थे, अनुमति अनिवार्य कर दी गई, स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। एक और पॉइंट लिखेंगे, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे कोई भी कंपनी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, ठीक है, वो उपहार रिश्वत मानी जाती थी। तो ये इसकी खास बात थी। अब उसके बाद में एक और अधिनियम है हमारा 1726 का, 1784 हो गया ना हमारे। उसके बाद में आता है तुम्हारा 1786 का अधिनियम। लिखिए 1786 अधिनियम, हेड डाल लीजिए, बस 2 बातें उसमें लिखिए। इसमें एक अधिकार था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया कि यदि कोई स्पेशल कंडीशन आती है तो गवर्नर जनरल जो उसकी परिषद है ये 3 सदस्यों की, उसके फैसले को अलग रख सकता है, अपना फैसला लागू कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे कि गवर्नर जनरल को कितने, 1786 में गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, ठीक है, सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तीसरा पॉइंट लिखो, दोनों शक्तियों को, दोनों कौन कौन शक्तियां लिखेंगे, पहला गवर्नर जनरल प्लस सेनापति,
को यूज करने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कार्निवालिस थे। लॉर्ड कार्निवालिस थे। देखिए सबसे पहले लिखा लॉर्ड मेयर, फिर मैंने लिखा वारेन हेस्टिंग, फिर मैंने लिखा आपके सामने लॉर्ड कार्निवालिस। देखिए पहले जो व्यक्ति है वो आपके गवर्नर हैं, जो वहां से कंपनी चली के अध्यक्ष में, ये गवर्नर जनरल हैं, और ये हैं आपके भैया गवर्नर जनरल प्लस सेनापति की शक्तियां भी इनके पास में। तो अलग अलग याद है, याद रख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहाँ तक बताइए आप जरा, ठीक है। लॉर्ड कार्निवालिस पहले व्यक्ति बने थे आपके भैया। अच्छा अगला लिखेंगे भैया 1793 का अधिनियम। थोड़ी सी खास बात ज़्यादा नहीं है इसमें भी, लिख लीजिए एक और बात कि इस दिन का जो था, पहली बात तो थी कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो कार्यकाल था 20 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। लिखिए 1783 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि बीओसी के सदस्य, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। और अगला ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में वे ब्रिटेन के वे क्षेत्र जो भारत के अंदर रहते हैं, मतलब कि ब्रिटेन ने जिस भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब कि जो प्रशासन होगा वो मौखिक रूप से, वो लिखित रूप में होने लगी, विधियां लिखित रूप में बनाई जाने लगी। और जो इनकी व्याख्या का अधिकार था, विधियों की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे दिया गया। ठीक है जी, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद में कल चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।